कर बहू, तू इतनी ठंड में बेचारे को क्यों मार रही है? देख, वो हमारे लिए गरम कंबल लेकर आया है ताकि हम इस ठंड से बच सके, और तू उसे मारे जा रही है। नहीं चाहिए मुझे ये चीजें जो ये चोरी करके लाया है। मैंने सोचा था मेरा बच्चा अपने पिता की तरह मेहनती बनेगा, पर ये चोर निकला। इतना बोलकर नेहा बैठकर रोने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है और ठंड बर्दाश्त ना करने की वजह से अब सभी लोग गुड्डू के लाए ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रवि घर आता है और उसके घर आते ही मकान मालिक भी वहां आ जाता है। ओ लो जी, वो आ गया रवि, और मैं भी। क्या बात है? और सुबह तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं था, और अब ये सब चीजें कहाँ से आ गई? और लगता है पैसों का जुगाड़ तुमने कर लिया। और चलो, और जल्दी से मेरे पैसे दो, और ताकि इस कड़ाके की ठंड में मैं अपने घर में जाकर आराम करूं। पैसे? पर अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हमें 1 महीने का समय और दे दो, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। अरे, अब मैं क्या पागल हूँ, और जो इस ठंड में यहाँ बार बार चक्कर लगा रहा हूँ? और सीधे सीधे पैसे दो या निकलो यहाँ से। मालिक उन पर रहम नहीं खाता और रात में कड़कड़ाती ठंड में उन्हें घर से निकाल देता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपना सामान लेकर रोड पर इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। ओह, कितनी ठंड लग रही है। ओहो गुड्डू बेटा, और तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है। क्या तुम हमें अपने दोस्त से मिलवाओगे? हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, हमें तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया कहना है। पापा, मेरे दोस्त ने बोला था मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं, पर मुझे लगता है हमारी मदद सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। चलिए, मैं आप सबको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। अब गुड्डू सबको रात के अंधेरे में अपने परिवार को एक बगीचे में ले जाता है और एक बगीचे के पास खड़ा होकर पेड़ को कहता है, दोस्त, मैं जानता हूँ तुमने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को ना बताऊं, पर हम बेघर हो चुके हैं। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी मदद की जरूरत है। एकदम से गर्म हवा कैसे चलने लगी? यहाँ तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। ये गर्म हवा मैंने चलाई है। मैं यहाँ कई साल से हूँ। मैंने समय को बदलते देखा है, और यहाँ पर बस गुड्डू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने ही गुड्डू को फल दिए, तुम सबके लिए शॉल और कंबल दिए, और फिर भी गुड्डू ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। पर अब जब मैंने आपकी बेबसी का ये सारा दुख देखा है, इसीलिए समय आ गया है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? माफ करना बेटा, मैंने इतनी ठंड में तुम्हें मारा। दिखाओ, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कितनी बुरी तरह से मैंने अपने बेटे को मारा है। ये जादुई पेड़, कोई दवाई मरहम पट्टी देना, मैं अपने बेटे को लगाऊं। जादुई पेड़ नेहा को कुछ मरहम पट्टी देता है, जिसे नेहा अपने बेटे के शरीर पर लगाती है, और शांति जादुई पेड़ से कहती है, समय के साथ हम गरीब पर ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना और कुछ कंबल चाहिए, ताकि हम खुद को इस कपकपाती ठंड से बचा सकें। माँ काजल, पेड़ से इतनी डिमांड अच्छी नहीं है। जादुई पेड़, तुम बस हमें रहने के लिए घर दे दो। इस वक्त हमें घर की आवश्यकता है। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे अंदर रहोगे। इतना कहने के बाद जादुई पेड़ एक जादुई दरवाजा निकालता है, जिससे पूरा परिवार अंदर जाता है और देखता है कि पेड़ के अंदर एक सुंदर सा घर बना है, जहाँ सब कुछ लकड़ी का है और वो घर काफी गर्म है, और घर में सुख सुविधा की सारी चीजें रखी हैं। हाँ भैया भाभी, यहाँ तो सोने से लेकर खाने तक का सारा सामान रखा है। बेड, रसोई, सर्दियों के लिए कपड़े, कंबल, सब कुछ है। मैं तुम सब परिवार को ये सुख सुविधा तब तक दे सकता हूँ जब तक तुम अपना कारोबार खुद नहीं खोल लेते। इसीलिए मेरे जादुई सामान पर ज्यादा निर्भर मत रहना। मैं समझ गया जादुई पेड़, तुम फिक्र मत करो। मैं और मेरा परिवार सिर्फ इस सर्दी तक ही तुम्हारे घर में रहेंगे, और मैं अब खुद का काम शुरू करूंगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
और उसी घर में जादुई पेड़ की मदद से रजाई बनाने का मटेरियल लेकर अपने परिवार की मदद से हाथों रजाई बनाता है और उसी बाजार में बेचने का काम शुरू कर देता है। आज तो काफी रजाई बिक गई और काफी रात भी हो चुकी है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। चलिए, ये 2 रजाई बची हैं, हम इसे अपने पेट के घर में ले चलते हैं। सब हमारा